अधूरी थी रश्मि जी के बिना। विनीता जी और मैं बात कर रहे थे और बात करने के पहले जब बात कर रहे थे तब भी हम कह रहे थे कि हम दोनों क्या बात करेंगी जब तक रश्मि जी नहीं आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम नर्वस थे। विनीता जी और मैं दोनों ही नर्वस महसूस कर रहे थे। तो हम कह रहे थे कि जब रश्मि मैम आएंगी तो हम उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे कि आप संभाल लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल मैं निस्वार्थ भाव से और बिल्कुल सरलता से ये बात कह रही हूँ कि हम घबराए हुए थे। ये पहला कार्यक्रम है ऑफलाइन और आप सभी का सानिध्य जो चेतना मंच को मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं, मेरी पूरी चेतना टीम पूरी तरह से आप सभी की आभारी है जो आप विशिष्ट अतिथि रूप में अपना समय निकाल कर आज हमसे ये समय साझा कर रहे हैं। रश्मि जी, विचारों को जानने की बात थी, बस हमारा थोड़ा सा यहाँ ये स्वार्थ है कि हम आप जैसे रचनाकारों से कुछ सीख सकें, बातचीत के द्वारा कुछ जान सकें। लिखने के साथ साथ समाज साहित्य जो है वो समाज के लिए बहुत दर्पण की तरह काम करता है कि आप साहित्य को पढ़ते हुए अपने आसपास के समाज को भी जान सकते हैं। तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं मेरे पास जो कि आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहला प्रश्न यही था कि फेमिनिज़्म के बारे में बहुत से लोग जो हैं समर्थक होते हैं स्त्रियों के, और बहुत से लोग खुद को नारीवादी कहलाना भी पसंद करते हैं। उनके लेखन में भी ये बात झलकती है। आप स्वयं भी एक नारीवादी लेखिका के रूप में उभर चुकी हैं। लोग आपको पढ़ते हैं, आपकी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो मेरा जो जानने का उद्देश्य है वो ये है कि इस तरह के लेखन में मुख्यतः क्या भिन्नता होती है और क्या लेखक का लेखन क्षेत्र और उसका व्यक्तिगत जीवन दोनों समान रूप से इनसे प्रभावित होते हैं? सबसे पहले तो नीरज जी का अभिनंदन। मैं ठीक से आपसे मिल नहीं पाई, आपका बहुत अभिनंदन, आप हमारे बीच में हैं। चेतना मंच के सभी साथियों का नमस्कार। विनीता जी क्यों नर्वस थी, जिन्होंने बेहया जैसी रचना लिखी है। अब इसको लिटरली मत लीजिएगा, बहुत ही बिंदास रचना है वो। तो फेमिनिज्म पे ही आते हैं। स्त्रीवाद को लेके मुझे लगता है बहुत भ्रांतियां हैं। लोग इसे कुछ ऐसी चीज़ मानते हैं कि जो समाज को अलगा रहा है, जो समाज में बंटवारा ला रहा है, स्त्री पुरुष के बीच विभेद ला रहा है। लेकिन फेमिनिज्म की जो पूरी क्रांति देखेंगे, जो उद्देश्य जो पश्चिम से चलकर आया, और मैं तो कहती हूँ कि पश्चिम से नहीं चलकर आया, भारत में भी फेमिनिज्म उतना ही था। इसका अपना इतिहास है जो आप थेरी गाथा से लेकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद तक देख सकते हैं कि यहाँ का अपनी स्त्री मुक्ति का आंदोलन था। महादेवी का आप श्रृंखला की कड़ियाँ अगर पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वो उस समय भी लगभग ये सिमोन से पहले लिखी गई थी, सेकेंड सेक्स से पहले महादेवी वर्मा की जो कृति है श्रृंखला की कड़ियाँ, वो लगातार स्त्री शिक्षा, स्त्री मुक्ति की बात करती हैं। तो स्त्रीवाद का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि एक ऐसा समाज बने, एक ऐसी पृथ्वी बने जहाँ स्त्रियां भी बराबर के मनुष्य हों, उनको सारे अधिकार हों। ये राजनीतिक अधिकार से शुरू हुआ था और राजनीतिक से फिर ये सामाजिक और धार्मिक में आया। और यह कहते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलत बात कह रही हूँ या आपने अपने आसपास के समाज में नहीं देखा होगा कि अब भी स्त्रियों को ठीक से जीने की आज़ादी नहीं है, अपने निर्णय लेने की आज़ादी नहीं है। अब हम कहते हैं कि भाई अभी भी क्यों फेमिनिज्म की बात करती हैं, अब तो स्त्रियों को सारी आज़ादी है। लेकिन आप गाँव कस्बों में जाइए, अभी भी बच्चियों को वहाँ पढ़ाते नहीं है, छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। कई जगहों तो भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ स्त्री और पुरुष बराबर हैं, जहाँ स्त्रियों को भी मनुष्य समझा जाता है। तो स्त्रीवाद का लक्ष्य सिर्फ इतना था कि स्त्रियां बराबर के मनुष्य हों, उन्हें सारे राजनीतिक अधिकार मिले, उन्हें सारे सामाजिक अधिकार मिले, परिवार में जो वो श्रम करती हैं, जो भी घरेलू कार्य है उसका सम्मान किया जाए। बड़ा आम सा डायलॉग है जो मुझे लगता है जीवन में एक बार यह पुरुष अपनी स्त्री को या अपने आसपास की स्त्री को जरूर कह देता है कि घर में तुम करती ही क्या।
ईमान से सोचिएगा, ये डायलॉग मैंने अपने आसपास भी बहुत बार सुना है, अपने घर की स्त्रियों के लिए सुना है। तो स्त्रियां घर में करती ही क्या है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया कि वो जो करती हैं उसका एक बराबर वेतन बनता है। तो यही सब स्त्रीवाद है। और जब आप नहीं लिखेंगे, जब आप उसको मान्यता नहीं देंगे, जब आप उसकी बात नहीं करेंगे, तो कोई तो करेगा। तो जो लेखन है हमारा या स्त्रियों का लेखन है, तो जाहिर सी बात है उसमें स्त्रियों के दुख दर्द आते हैं, वो जो उनके साथ असमानता और अन्याय है उनकी बात आती है, उनके अपने निर्णय आते हैं। लेकिन जो भी हम लिख रहे हैं, स्त्रियाँ, मैं लिख रही हूँ, विनीता जी लिख रही हैं, आप भी लिखती होंगी, मीना भी लिखती होंगी, लेकिन हम सिर्फ स्त्रियों की ही बात नहीं करते हैं, हम मनुष्य होने की बात करते हैं, मनुष्यता की बात करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे अपने कुछ अनुभव हैं, स्मृतियां हैं, हमारे आसपास के जीवन की स्त्रियों के जो अनुभव हैं। तो ये कहना नहीं होगा कि स्त्री लेखन सिर्फ स्त्री लेखन से वाबस्ता है। लेखन है ये सिर्फ एक लेखक होता है या एक कवि होता है, उसे सिर्फ एक स्त्री के खांचे में नहीं देखना चाहिए। लेकिन स्त्रीवाद एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है हर मनुष्य को स्त्रीवादी होना चाहिए, क्योंकि स्त्रीवादी होना सिर्फ स्त्री होने की बात नहीं करना, ये उन सब लोगों का जो आप ट्रांसजेंडर्स हैं, जो भी समाज में डिफरेंट है, स्त्रीवाद उनकी बात करता है, उनके हक की बात करता है। तो जो लोग भी ये मानते हैं, मैंने कई स्त्रियों को भी सुना, लड़कियों को भी, कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि एक बहुत टैबू जैसा बना लिया गया कि फेमिनिस्ट होगी तो रैडिकल होगी, फेमिनिस्ट होगी तो तोड़ देगी, घर तोड़ देगी। नहीं, वो तो घर जोड़ने की बात करती है। तो सुंदर घर, इस दुनिया में एक घर हो, एक ऐसा सुंदर घर हो जहाँ दो बराबर के मनुष्य साथी बनकर प्रेम से रह सकें। स्त्रीवाद यही चाहता है। मुझे लग रहा था कि अभी आप बोलती रहें, हम अभी और सुने, और सुनते हुए मैं सच में एक रुआं खड़ा होना, आम भाषा में जैसे कहते हैं, मैं ऐसा महसूस कर रही थी। कहने का सार रश्मि जी का इतना सा है, 100 बातों की एक बात, जो अधिकार और समान अधिकार की बात है। अधिकार और अधिकार समान। तो कहने का मतलब ये है कि पुरुष सिर्फ अधिकार समझे, वहाँ सिर्फ अधिकार होगा, समान अधिकार होगा तो दोनों का बराबर होगा, सोच होगी, फैसले होंगे, स्वतंत्रता होगी। उसी स्वतंत्रता के लिए स्त्रीवादी लेखन कितना ज़रूरी है। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि अहम और स्वाभिमान के बीच का जो अंतर है, वही अंतर यहाँ पर भी है, उसे समझना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी, आपने बड़ा प्यारा सा और बड़ी सरलता से उत्तर दिया है। दूसरा प्रश्न लेखन से संबंधित ही है। प्रश्न यही है कि कहानियों से फिल्में बनी हैं, अब फिल्मों से कहानियाँ बन रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या जो अभी वर्तमान लेखक हैं, वो लोग फिल्मों को प्रभावित करने के लिए लिख रहे हैं या सिर्फ इसलिए कि उनसे मनोरंजन हो पाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात कही थी कि साहित्य समाज का आईना है, तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसा लिखा जाए जो आईना दिखाए, जो समानता के साथ साथ हमें वो चीज़ें दिखाएं जो ना केवल सिर्फ मनोरंजन के लिए ज़रूरी है हम उन्हें पढ़ते हुए हमारी नई पीढ़ी को एक विरासत के रूप में देके जाएं। ये साहित्य तो मनोरंजन के लिए है, लेकिन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। साहित्य यथार्थ है। साहित्य वो है, वहाँ तक दृष्टि ले जाने के लिए एक पाठक को बाध्य करता है जहाँ तक अमूमन उसकी दृष्टि नहीं जाती। कविताओं का उद्देश्य, कहानियों का उद्देश्य यही है कि वो सच को लिखे। एक पक्ष मनोरंजन हो सकता है, पर उसका सिर्फ एक पक्ष, उसका जो मूल तत्व है वो है समाज का मार्गदर्शन, समाज के सामने उसका यथार्थ रखना, चाहे वो कितना ही कड़वा ही क्यों ना हो। जैसे मंटो की कहानियाँ अगर आप सब ने पढ़ी होंगी, तो मंटो को उस कड़वे सच को रखने के लिए बिल्कुल एक तरह से बेदखल ही किया गया, उनकी किताबों को बैन किया गया। या और भी कैसे तस्लीमा जी को अपने बांग्लादेश में जो उनके साथ हुआ, या अभी जो एक कौन है जिनकी आँख पे भी हमला हुआ है, मैं नाम भूल रही हूँ, इंग्लिश राइटर्स हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम सच कहेंगे तो वो सिर्फ मनोरंजन का उद्देश्य नहीं होगा। हो सकता है वो कुछ लोगों को बिल्कुल भाए भी ना, क्योंकि उन्हें वहाँ अपना कड़वा कुरूप चेहरा दिखेगा। जहाँ तक फिल्म की बात आपने की, तो
फिल्म एक बहुत सशक्त माध्यम है। जो चलचित्र है या जो दृश्य माध्यम है वो बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। और आप देखिएगा कि कई ऐसी कहानियाँ हैं या कृतियाँ हैं जो फिल्म के रूप में ढलकर काफ़ी लोगों तक पहुंची। ये भी सही है कि जितना किताबें नहीं पहुंचती उतना चलचित्र पहुंचते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे लेखकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो इसलिए नहीं लिखें कि उन्हें चलचित्र में ढलना है, वो चलचित्र को चलकर उन तक आए, किताब तक आए और किताब के हिसाब से खुद को ढाले, ना कि लेखक अपने आप को, क्योंकि फिर वो स्क्रीन राइटर बन जाइए आप, वो बेटर है। आप फिल्म के लिए लिखिए, एक्सक्लूसिवली आप पटकथाएँ लिखिए, लेकिन अगर आप किताब लिख रहे हैं तो उसमें जो, अगर आप साहित्यकार खुद को समझते हैं या कहते हैं या वो आपका उद्देश्य है, तो मुझे लगता है कि साहित्य में साहित्य बचा होना चाहिए, उसका उद्देश्य फिल्म तक नहीं होना चाहिए। और ये हम लेखकों के लिए एक चुनौती भी है, जो मैं आजकल कई मंचों पर कहती हूँ कि जितने अभी OTT आए हैं, इतने सारे सीरीज़ हैं और सब कुछ हैं, तो किताबें जो है नई पीढ़ी किताबों से दूर होती जा रही है, क्योंकि उनको सीरीज़ में सब कुछ मिल रहा है। कोई भी किताब आई है उसके सीरीज़ बन जा रही है, वो किताबें नहीं पढ़ते हैं, सीरीज़ देख लेते हैं। तो अब यहाँ लेखकों के लिए चुनौती है कि वो किस तरह पाठकों तक पहुँचे, और उसमें वो दोनों पक्षों को, साहित्य का कला पक्ष, साहित्य का यथार्थ पक्ष और साहित्य का मनोरंजन पक्ष, तीनों में संतुलन बनाते हुए पाठकों तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी चुनौती है और ये लेखक को लेनी होगी। नहीं तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो दृश्य माध्यम है वो किताबों को बहुत प्रभावित कर दें, और क्यों ना हम उन्हें चुनौती दें कि वो हम तक आएँ, हमारी कृति को समझें और उसे एक साहित्यिक अच्छी रचना में ढालें। कई बार आपने ऐसे भी सुना होगा कि कई लेखक ये भी शिकायत करते हैं कि कृति मूल जो थी फिल्म वैसी नहीं बनी, फिल्म में वो बात नहीं है। और ये मैंने खुद भी महसूस किया है कि फिल्म में वो बात नहीं, जैसे गाइड फिल्म बहुत बहुत कालजयी फिल्म है, R.K. नारायण की कृति पे बनी है, पर उसमें कहानी पलट दी गई। गाइड जो R.K. नारायण की है वो बहुत डिफरेंट है, और जो आप फिल्म देखोगे वो बहुत अलग है, पर दोनों अपनी अपनी जगह पैरेलली खड़े हैं। आप किसी को भी नहीं कह सकते कि ये जो रचना है वो कहीं से कमतर है, और फिल्म भी अपने आप में क्लासिक है। तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, मुझे लगता है। इस पर मैं एक चीज़ जोड़ना चाहती हूँ जो एकदम मेरा अभी ताज़ा अनुभव है। बेहया के फिल्म राइट्स बिक चुके हैं और उसके ऊपर जल्दी ही फिल्म या वेब सीरीज़ आ जाएगी। उसमें क्या हुआ है, अभी जो आप बता रही थी, एक स्वतंत्रता के नाम पे, क्रिएटिविटी के नाम पर बहुत सारी चीज़ें वो चेंज कर देना चाहते हैं, और इतनी दिक्कत आ रही है। 1.5 साल से हमारी बार बार मीटिंग्स हो रही हैं, जो हम स्क्रिप्ट के ऊपर मीटिंग करते हैं और वो हर बार कुछ नया लेकर आते हैं, ये बताने के लिए इसको ऐसा कर देते हैं। नहीं भाई साहब, नहीं हो पाएगा। इस चक्कर में तो हमने छपवाई नहीं थी 4 जगह से, कि वो चाहते थे कि लास्ट में जो मेरी जो नायिका है उसका घर ज़रूर बसा होना चाहिए, उसे किसी आदमी के साथ सेटल हो जाना चाहिए, जो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं अंत नहीं बदलना चाहती थी। मैंने 1.5 साल इंतज़ार किया और फिर छपवाई। मुझे नहीं बदलना था प्रकाशकों के हिसाब से, तो फिल्म के भी अनुकूल बनाने के लिए मैं कुछ भी नहीं बदल देना चाहती हूँ। लेकिन ये समस्या यकीन मानिए आती है, और राइटिंग रूम में जो लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह के यंग बच्चे बैठे हुए हैं, उनके साथ में ना बिल्कुल वाद विवाद हो जाता है। 23 साल, 25 साल, 27 साल के बच्चे हैं जो पढ़ लिख के आके और सीधे बहुत अच्छी जॉब्स में आ गए हैं, छोटे शहरों से आए हैं, पर उन्होंने वो वाला स्ट्रगल नहीं देखा। कोई बहुत दूर है, बहुत दूर है, उन्होंने उतना पढ़ा नहीं है, और वो बहुत सारी चीज़ों को नकार देते हैं। वो कहते हैं ऐसा होता ही नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, तो एक CEO के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं उन्हें भेजना शुरू करती हूँ, मतलब ये पिछले 1.5 साल से चल रहा है कि मैं उन्हें न्यूज़ की कतरनें भेजती हूँ कि देखो भाई, ये CEO हैं, ये डिप्टी कमिश्नर हैं, महिला हैं, इनके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो आप ये मत सोचिए जेंडर बायस एग्जिस्ट करता है, डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप एग्जिस्ट करता है। वो चीज़ को बताने के लिए कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ रही है कि वो फिल्म में जा रहे हैं, आप सोचिए। तो उस ज़माने में तो कौन पूछता था। और अभी भी जो राजी आई थी, राजी की जो फिल्म है और जो लेखक हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने एकदम अंत बदल दिया, मेरी फिल्म में, मेरी किताब में इस प्रकार का नहीं था। तो यहाँ पर आपकी वो स्वतंत्रता खत्म हो जाती है जैसे ही आप साइन करते हैं, और वो कुछ भी बदला जा सकता होता है कई बार। यही बात है, और जो आपसे इस बात को लेके जिरह कर रहे हैं वो फिल्मों से प्रभावित है, ना कि किताबों से। यदि किताबें उन्होंने पढ़ी होती और एक
लेखक की खुद की मौलिकता होती है कि वो किस तरह से अपनी बात को कहना चाहता है। और फिल्मों को बनाया जाता है सिर्फ व्यापार के लिए कि कितने उससे हमें अर्न हो रहा है, कितने पैसे मिल रहे हैं, और उसमें यहाँ तक कि काम करने वाला हर इंसान सिर्फ पैसे पर नज़र रखता है। मुझे लगता है सिर्फ एक लेखक ऐसा होता है जो बिल्कुल बिल्कुल वो पैसे पे नज़र भी नहीं रखता है। और अगर सोचिए कभी अगर ऐसा मंटो के साथ हुआ तो कि वो कहानियाँ हमें मिलती जो हम पढ़ते, जो हम पढ़ पाते। तो मेरे प्रश्नों का मतलब भी यही है, और मैं खुद भी ये चाहती हूँ कि आप ऐसा लिखिए जो आपको सोचने पर, आपके साथ साथ आपके पाठकों को भी मजबूर करे और एक दिशा दे कि आप क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हैप्पी एंडिंग किसी कहानी की हो ये ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल लाइफ भी हैप्पी एंडिंग नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो देख रहे हैं उसे ईमानदारी से लिखें, ईमानदारी से जो हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। भविष्य जो है वो संभावनाओं से भरा हुआ है, और संभावना अच्छे और गलत दोनों जगह पर हो सकती है। यहाँ जो मुश्किलें रश्मि जी आपने बताई, इस तरह की मुश्किलें आपके साथ में आती होंगी, सवाल आते होंगे जो आपके समकालीन लेखन क्षेत्र में हैं, वो आपसे कहते होंगे आप खुद को उस समय कैसे संयत रखती हैं, और हम जैसे जो भी सिर्फ सीख रहे हैं लिखना वो खुद को कैसे संयत रख सकें और लेखन में आगे बढ़ सकें। जब मैं छोटी थी तो मेरा एक सपना था कि एक दिन मेरी कोई किताब छपेगी। तो ये जो दुनिया थी साहित्य की ना, ये मेरे लिए एक परी लोक जैसा था। जब मैं दिल्ली आई तो मैं सोचती थी कभी मैं मैत्रेयी पुष्पा जी से मिलूंगी, कभी मैं अनामिका जी से मिलूंगी। मतलब ये लोग मेरे लिए मेरे आदर्श थे। मतलब क्या बोलूं, जैसे कि किसी स्टार या कोई फिल्म का एक्टर एक्ट्रेस आ जाए तो आप देख के जैसे ऑड आइड हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल अभिभूत, वैसी एक दुनिया थी। लेकिन जब अब खुद इस दुनिया का अंग हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक लिखता हुआ लेखक और एक जीता हुआ व्यक्ति दो अलग चीज़ भी होते हैं। तो धीरे धीरे जो एक सम्मोहन मेरा था लेखकों और साहित्य की दुनिया के इर्द गिर्द, वो बहुत टूटता सा चला गया। लेखन से प्रेम कम नहीं हुआ, लेकिन साहित्य की इस दुनिया से प्रेम कम हो गया। मुझे लगा कि इसमें होकर भी इससे बच के ही लिखा जा सकता है। ये बात शायद मुक्ति बोध ने भी कही थी कि साहित्य में रह के मत लिखना कभी, साहित्य से बाहर रह के, साहित्य की दुनिया से बाहर रह के लिखना। क्योंकि इस दुनिया में भी सारे वही छल प्रपंच हैं, सारे ब्लैक एस्पेक्ट्स हैं, सारे स्याह पक्ष हैं। तो उतने ही यहाँ पर भी वैसे ही व्यक्ति हैं जो आपको आम दुनिया में बाहर मिलते हैं। सारी राजनीति है, उठापटक है, किसी को गिरा देना है, कोई अगर लिख के थोड़ा आगे बढ़ रहा है तो उसको उसके बारे में तमाम तरह की चारित्रिक हनन की बातें हैं, स्त्रियों के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इनके बीच रह के लिखना होता है। और संयत रहना, ये शब्द आपने बहुत अच्छा कहा कि जब भी मेरी उम्मीद टूटती है तो मैं ना बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश करती हूँ, कविताएं बहुत पढ़ती हूँ मैं खोज के। और मुझे लगता है कि इतना सुंदर लिखा गया है दुनिया में, इतनी सुंदर सुंदर किताबें हैं और इनके ही भरोसे जिया जा सकता है। भले ही आपके आसपास कोई भी ऐसा ना हो कि जो आपको बढ़ावा दे रहा हो या जो आपके संघर्ष को समझ रहा हो, तो लेखन में जिनको भी आने का स्वप्न है वो यहाँ आए और किताबों में अपनी प्रेरणा ढूंढें, कविताओं में, अच्छी रचनाओं में, वो वहाँ मिलेगी। व्यक्ति में ना ढूंढें, लेखक के अंदर ना ढूंढें, साहित्य समाज के अंदर ना ढूंढें। मुझे लगता है किताबें आपकी बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। और सच बताऊं, मैं मेरे जितने भी बुरे समय में मुझे किताबों ने बचाया है, संभाला है, कविताओं ने बचाया संभाला। 1 साल से मैं बहुत सारी कविताओं का अनुवाद कर रही थी। वो जानबूझ के वो प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिया क्योंकि मुझे लगा कि किसी भी बुरे समय से बचने का एकमात्र उपाय है कि मैं अपने आप को और ज़्यादा साहित्य में जो लिखा गया है उन शब्दों में अपने दुख को ढूंढूं। और ये होता है और ये काम करता है। तो घूम फिर के बाद पढ़ने पर ही आती है। मैं कहती हूँ पिछले 1.5 साल से लेखन का सफ़र कार्यक्रम चल रहा है जिसे होस्ट करती हूँ और सबसे ये कहती हूँ पढ़ लो।
ये पढ़ना इतना ज़रूरी है। जी, और इस वजह से अच्छी रचनाओं पर बात नहीं हो पाती। एक बहुत मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ। जिस समय किताब आई थी बेहया ट्रांसलेशन है अंग्रेज़ी किताब का। अंग्रेज़ी किताब का नाम था सिया इन एग्जाइल, और वो 18 में आई थी, 2018 में। उसका अनुवाद आया बेहया के नाम से, और वो आया 2021 में जनवरी में। तो एक बहुत बड़े बुक इंस्टाग्राम वाले हैं, और वो समीक्षाएं करते हैं, काफ़ी हज़ारों लोगों ने फॉलो करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैडम किताब चाहिए और हमें समीक्षा करनी है। अच्छा, हम बहुत नए हैं, हमको बिल्कुल मार्केटिंग आती नहीं है, और हम थोड़ा उसमें कच्चे भी रह जाते हैं कि क्या ज़बरदस्ती इतनी मेहनत करनी है, देखा जाएगा। नहीं चाहिए। तो मुझे प्रकाशन से फ़ोन आया कि उन्हें किताब भेजनी है। तो मैंने कहा भाई भेज दीजिए, यदि आप भेज रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं तो भेज दीजिए। तो उन्होंने भेज दी। और ये एकदम शुरू की बात है, उन्होंने यूट्यूब वीडियो बनाकर समीक्षा करी थी। यूट्यूब वीडियो में उन्होंने नहीं बहुत ही बेहतरीन बोला। उन्होंने बताया कि ऐतराज़ फिल्म से प्रेरित है ये किताब। आप हमारे तो काटो तो खून नहीं। हमने कहा ये क्या हो गया, ये हमने कब लिखा, और हमको नहीं पता चला। तो हमने कहा फिर से पढ़ो, अपनी किताब को दोबारा से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमने कुछ ऐसा लिख दिया जो हम भूल गए। तो हमने शुरू से अंत तक पढ़ी। तो हमने कहा नहीं भाई साहब, आपसे कुछ गलतफहमी हो गई है। लेकिन हाँ, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा। तो मेरा एकदम दिल खुश हो गया। और ऐसे बहुत सारे समीक्षक हैं जो 3 लाइन 4 लाइन की समीक्षा करते हैं। उन्हें सिर्फ किताबें चाहिए, किताबों के साथ में वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेखकों के साथ में वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक में लगाते हैं, अपनी फॉलोइंग बढ़ाते हैं। उसके अलावा वो पढ़ते नहीं है। जब इन्होंने भी फ़ोन किया था कि हमें चर्चा करनी, मैंने कहा पहले पढ़ लो, क्योंकि जब सवाल नहीं होते ना, हर बार जनरल बातचीत करना बहुत मुश्किल होता है। पर इन्होंने वक्त दिया, इन्होंने पढ़ा, और तब हमने भी डिस्कस किया। हमारे मंच पे बहुत ज़रूरी चीज़ चल रही है, जिसमें हम हर किताब को पढ़कर ही समीक्षा करें। बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सिर्फ एक उद्देश्य है कि इस बहाने मेरे साथ वो लेखक जुड़े और हिम्मत बनी रही कि हम लिखें और उद्देश्य आपका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी और लोगों को प्रेरित करिए। किताबें सिर्फ खरीद लेने से, पुस्तकों की तस्वीरें लगा देने से काम नहीं चल रहा है। और आप जब बात करने बैठते हैं तो पता चलता है कि आपको कैरेक्टर्स नहीं पता है, आपको लोग नहीं पता है, आपको उसके अंदर के किस्से नहीं पता हैं, और आप फिर क्या कहते हैं, हम लेखन यात्रा पे बात करेंगे। ठीक, ओके, 20 किताबें हो जाएंगी तो हम भी लेखन यात्रा पे बात करेंगे। 2 किताबों में काहे की लेखन यात्रा। विनीता जी, ये बात बिल्कुल सही कही आपने, पढ़ना ज़रूरी है। और अभी तक हमारी दोनों मेहमान लेखिकाओं ने ये बात कही है, और मेरे मन में तो ये हमेशा से थी। मैं हर बात पे ये सोच रही हूँ, मैं भी तो यही कहती हूँ, मैं भी यही कहती हूँ, सुनता नहीं है कोई। लेकिन ज़रूर अगर आज चेतना मंच के माध्यम से आपको जो सुन रहे होंगे, उन्हें मेरी बातों पर यकीन हो रहा होगा कि पिछले 1 साल से जो मैं सबसे अपील कर रही हूँ कि किताबें सिर्फ खरीदिए मत। पहली बात तो खरीदना नहीं चाहते, खरीदते हैं तो उन्हें पढ़ना नहीं चाहते। वो समय लाइए अपना निकाल के, जो 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए या कहीं घूमने के लिए आप देते हैं। किताबों से अच्छा साथी कोई नहीं होता। जैसा कि रश्मि जी ने कहा, आपके बुरे से बुरे वक्त में ऐसे अफसास से मुझे भी कभी किताबों ने ही निकाला है। एक समय था जिस समय मैं यहाँ एक व्यक्तिगत समय साझा करना चाहूँगी, जिस समय मेरी माताजी एक्सपायर हुई थी, और वो समय मेरा 11th का था, बोर्ड एग्ज़ाम सर पे थे। और उस समय जब माँ छोड़ के चली गई तो वो समझ में नहीं आता था कि कहाँ मुँह छुपाऊँ, कहाँ रोऊँ, कहाँ नहीं रोऊँ, क्योंकि घर में सबसे बड़ी थी, भाई दोनों छोटे हैं, और इतने छोटे थे कि उनके सामने रोना मतलब उनकी हिम्मत को तोड़ देना था। तो कितनी किताबें उस समय मैंने पढ़ी। उस समय सबसे पहले जो मैंने किताब पढ़ी थी, वो किताब थी एनी फ्रैंक, एक किशोरी की डायरी, जो कि एक डायरी के रूप में थी। सबसे पहले मैंने वो किताब पढ़ी थी, और उसे पढ़ने के से मुझे ये लगा कि जब वो उतने बुरे समय में, जब हर समय सिर पे मौत झूमती थी हिटलर की, वो उस समय अपनी मन की बातें लिख सकती थी। तो ये समय तो आता जाता रहता है, मुश्किल समय ही आएगा। तो बड़ा शानदार बातचीत रही है आज आप दोनों के साथ, और मेरा सौभाग्य है कि आपके समक्ष मैं प्रश्न लेके आई हूँ। उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आपसे प्रश्न करने का भी मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन आप एक शिष्य की तरह हमें समझिए कि हम आपसे सीखने के लिए, ये
गीता में भी लिखा है कि गुरु परंपरा एक चीज़ है जो होनी चाहिए, गुरु शिष्य की परंपरा होनी चाहिए, और आप जो सीख रहे हैं वो दूसरों को सिखाइए और सीखने का एक ललक अपने अंदर रखिए। तो उस ललक के साथ मैं हाथ जोड़ के आपके साथ सामने हूँ कि आप हमें सिखाइए और मार्गदर्शक भी बनिए। आपकी बातें यदि हमारी लेखनी में कुछ भर पाएंगी तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी होगा कि आपने हमें सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। और आपके कुछ लाइनें मैं फेसबुक पे भी पढ़ती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फेसबुक पे नहीं रह पाती हूँ, तो कभी कभी जब सामने आती हैं तो वो पंक्तियाँ मुझे याद नहीं रहती, जैसे विनीता जी भी कह रही थी मुझे भी याद नहीं रहती हैं, लेकिन ज़रूर चाहूँगी अगर कुछ पंक्तियाँ आज इस अवसर पर आप हमसे कहें। नहीं, वो तो मेरा अनुवाद कुछ खोजती हूँ। हाँ, मेरी जो अभी विश्व पुस्तक मेले में किताब आई है वो भारतीय नहीं, विश्व स्त्री कविता का अनुवाद है। 21वीं सदी की जितनी विश्व की स्त्री कवि हैं, ये एक प्रोजेक्ट की तरह ही मैं काम कर रही हूँ कि इस समय में पूरे विश्व में क्या लिखा जा रहा है, कवि जो कवयित्रियाँ हैं क्या लिख रही हैं। या वो भी निकाल दी मैंने आते हुए। हाँ है। तो अब यकीन मानिए कि विश्व भर की स्त्री कविता से गुजरते हुए पिछले 1 साल में मैंने पाया कि कितना साझा स्वर है, कितने साझे दुख हैं। वो अफ्रीका में बैठी हुई स्त्री हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, इराक में हो, ईरान में हो, बहुत अलग अलग दुख के कारण हो के भी एक जो रास्ता है वो एक ही है। तो ये एक मेरी यातना के अंत में एक दरवाज़ा था। उसमें से कुछ पढ़ूंगी। इसमें 12 स्त्री कवियों के अनुवाद मैंने किए हैं। वो एक छोटी सी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ। मुझे 2 मिनट का समय दें। मैं चाहती हूँ कि मैं कोई एक ऐसी कविता पढ़ूँ। ये एक मैरी ओलिवर की ही छोटी सी कविता है, पढ़ती हूँ। इतना मुश्किल है मेरे लिए इसमें से एक कविता चुनना, क्योंकि इसमें सारी कविताएं मुझे पसंद की हैं और मैं इतनी अभिभूत हो रही थी इसका अनुवाद करते हुए कि कितना सुंदर लिख रही हैं स्त्रियां विश्व भर में, और हम लोग उस परंपरा की बस एक कड़ी मात्र हैं। और अच्छा लगता है जब आप एक ऐसे वैश्विक परंपरा से जुड़ते हैं। जैसे एक मैरी ओलिवर की बड़ी छोटी सी कविता है, आप देखिए कितनी मारक पंक्तियां हैं। दुख के उपयोग का कोई जिसे मैंने कभी प्रेम किया था, मुझे अंधेरों से भरा एक बक्सा दे गया। मुझे ये समझने में सालों लगे कि यह भी एक उपहार था। तो 5 पंक्तियां हैं और कितनी बड़ी बात है ये। उन्हीं की
ऑड्रे लॉर्ड की कविता है यमंजा के घर से। यमंजा कोई देवी हैं जिनके नाम पर ही है, सृजन, जल, चंद्रमा, मातृत्व और सुरक्षा की देवी। मेरी माँ के पास 2 चेहरे थे और एक पकाने का बर्तन जिसमें वो अपनी बेटियों को तैयार करती थी। लड़कियों में हमें रात का खाना परोसने से पहले मेरी माँ के पास 2 चेहरे थे और एक टूटा हुआ बर्तन जहाँ वह छिपा कर रखती थी एक आदर्श बेटी जो मैं नहीं थी। मैं सूर्य थी और चंद्रमा और हमेशा भूखी उसकी निगाहों में। मैं अपनी पीठ पर ला देती हूँ 2 स्त्रियाँ, एक स्याह और समृद्ध और छिपी हुई उस अन्य माँ की शुभ्र भूख में, जर्द जो एक जादूगरनी फिर भी स्थिर और परिचित लाती है मेरे लिए रोटी और आतंक मेरी नींद में। उसके वक्ष बड़े रोमांचकारी आश्रय हैं आधी रात के तूफान में। यह सब हो चुका है पहले मेरी माँ के बिस्तर में। समय का कोई अर्थ नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है और मेरी बहनें निर्दयी हैं। माँ मुझे ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है अब तुम्हारे कालेपन की, जैसे अगस्त की धरती को चाहिए बारिश। मैं हूँ सूर्य और चंद्रमा और हमेशा भूखी, वह धारदार किनारा जहाँ मिलेंगे रात और दिन और एक नहीं होंगे। काफ़ी सारी इसमें कविताएं हैं। जो अब इसकी जो पंक्ति ही है जो मैंने नाम रखा है, मेरी यातना के अंत में एक दरवाज़ा था। तो मुझे लगता है हर स्त्री की यातना के अंत में जो एक दरवाज़ा है, जो कुछ स्त्रियों ने खोला है, वो लेखन का दरवाज़ा है। वो हमने खोला है क्योंकि यहाँ से रोशनी आती है, यहाँ से बाहर की दुनिया ज़्यादा विस्तार में दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी। अविनीता जी, आपने आज अपने नज़रिए से हमें वाकिफ़ कराया और ये सच में मेरे साथ साथ यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हैं उनका सौभाग्य है आपको सुनना, और एक नया नज़रिया साहित्य के प्रति, एक नई हिम्मत आपने हमें दी है जो कहीं ना कहीं अब हमें प्रेरित रखेगी। जब भी हम कहीं हार मानेंगे हमें आपकी बातें याद आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।